हेलो, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज ग्लोब। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियो है उसमें हमने जो इसका 5th पॉइंट है वो स्टार्ट किया था, यानी कि शॉर्टकट मेनूज या शॉर्टकट कीज़ हमने देखी थी। अब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका 6th पॉइंट, यानी एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट। देखिए, किसी भी डेटा को वर्कशीट में एंटर करना होता है, उसकी 3 टाइप की जो भी चीज़ें या 3 टाइप की एंट्रीज हो सकती है। पहली होती है वैल्यू, यानी वैल्यू कोई भी तरीके की हो सकती है। दूसरा आता है लेबल, लेबल के अंदर क्या आता है, कोई भी नेम आ सकता है। और तीसरा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला को हम हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जो भी मेरी वैल्यूज़ होती है वो हमेशा 0 से लेकर 9 प्लस या माइनस चिन्ह तथा दशमलव के साथ प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आप देख सकते हैं वो होती है कि ये हमेशा राइट अलाइंड होती है। राइट अलाइंड का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी कोई वैल्यू है, अगर मैंने वैल्यू डाली है यानी डिजिट में डाला है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक किया है वैसे ही ये देखिए अभी तो लेफ्ट अलाइंड है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा राइट अलाइंड में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको लेबल एंट्री दूं तो ये हमेशा लेफ्ट अलाइंड में आएगी। यानी कि ये देखिए, मैं आपको अभी ABC या कोई भी लेटर लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखिए ये लेफ्ट अलाइन में आ रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ आ रहा है, जबकि जो वैल्यू आती है वो राइट अलाइन की तरफ आती है। तीसरा जो होता है हमारी फॉर्मूला एंट्री। जो फॉर्मूला एंट्री आती है वो हमेशा हम इक्वल टू साइन के साथ हम प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू साइन लगा दिया और उसके बाद हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास इस सेल में, अब ये सेल नंबर कौन सी है आप मेरे को प्लीज़ बताइए कमेंट करके। मैं दूसरी सेल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं सेल ले लेता हूँ D4 के अंदर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 23। ओके, तो मैंने जैसे ही ये सेल ले ली है तो ये सेल है मेरे पास D4। अब देखिए D4 का मतलब, पहले तो बात, ये D जो है वो उसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये D और ये 4 का कलर चेंज हो चुका है। दैट मीन्स ये जो सेल है वो है D4, इसकी जो वैल्यू है वो 23 है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखता हूँ। तो सिंपली मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ और जिस भी सेल की मेरे को वैल्यू रखनी होती है यहाँ पे, उस पे जाके कंट्रोल प्रेस करके या सिंगल क्लिक करके मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ और सीधा एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू आती है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए, मैं इस सेल में वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। मैंने 12 ले लिया, जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि इसके जो फॉर्मूला है वो क्या है, इज इक्वल टू D4। यहाँ ऊपर की ओर देखिए फॉर्मूले के अंदर। ओके, तो ये हमारी सेल होती है। अब देखिए हम कहाँ पे थे, हमने बताया कि फॉर्मूले को किस प्रकार से एंटर करना होता है। देखिए, फॉर्मूले को हमेशा हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। जो भी मान लीजिए हमें इसको ऐड करना है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे लिख लिया मैंने 3। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को इसको इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं पहले इक्वल टू प्रेस करूँगा और पहले मैं जिस सेल को मेरे को ऐड करना है उस पर क्लिक करूँगा। फिर मैंने प्लस किया और जिस सेल के साथ मेरे को ऐड करना है उस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये जो सेल है ये दोनों, इसका एडिशन यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, D6 और E6। ठीक है,
तो यानी कि ये रहा D6 और E6 को ऐड हो गया है, वो बनके ये आ गया है। ओके, तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमारे पास आते हैं। ठीक है, रेफरेंस सेल यानी रेफरेंसिंग सेल, ये जो रेफरेंसिंग होती है सेल की वो 3 प्रकार से होती है। देखिए, पहली तो बात, रेफरेंसिंग सेल क्या होती है कि किसी भी सेल की कोई रेंज देना हमें, या ये देखिए अभी मैंने जो किया यहाँ पे, ये मैं इसको सेल रेफरेंस भी कहता हूँ। जैसे मैंने जो D6 लिखा है फॉर्मूला बार पे और E6 लिखा है, ये किसी अदर सेल का मैंने रेफरेंस दिया है। अपन जनरल हमारी डेली लाइफ में भी यही करते हैं, अगर किसी का रेफरेंस देना होता है तो इन दोनों सेल्स का रेफरेंस देकर बोला गया है कि यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये जो सेल रेफरेंस होता है वो करीब 3 टाइप का होता है, और ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3 टाइप। तो इसमें पहला जो आता है वो आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और दूसरा आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और तीसरा आता है हमारे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो देखिए एब्सोल्यूट, मैं सबसे पहले आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में बताता हूं। जो देखिए सीधे सीधे पते दिए जाते हैं ना, वो होते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। दैट मीन्स मैंने ये जो दिया है इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलेंगे, जो हम डेली लाइफ में इजीली कर पाते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए अलग से एक शीट बनाई है। ये देखिए, ये शीट में मैं आपको पहले रेफरेंस के बारे में समझा देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको एब्सोल्यूट के बारे में बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बता देता हूँ मिक्स्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए हाँ, मैंने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 लिखा और मैंने इसको ड्रैग किया। ठीक है, ड्रैग करके मैंने इसमें फिल सीरीज कर दी, तो इसमें सीरीज फिल हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस सेल को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इक्वल टू दिया, और जिस भी सेल का रेफरेंस लेना है मैं उसको उस पर क्लिक कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस सेल में जो भी वैल्यू आएगी वो इस सेल में लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसको मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए जो सेल में, इस सेल में जो लिखा हुआ आ रहा था वो इस सेल में लिखा हुआ आ गया। लेकिन हमें इसको समझने के लिए हमें इसके सारे फॉर्मूलाज देखते हैं कि किस प्रकार से सेल रेफरेंस काम करता है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे जाइए और कंट्रोल प्लस जो एस्केप के नीचे का जो बटन होता है, मैं आपको अभी कीबोर्ड का लेआउट दिखा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके पास जो कंट्रोल है और फिर जस्ट टैब के ऊपर वाली कीज है, उसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो देखिए आपके पास एक और शॉर्टकट की होती है ये फॉर्मूला को देखने के लिए। तो जैसे ही मैं प्रेस करता हूं इसको तो मेरे पास फॉर्मूलाज शो हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेफरेंस जो होता है, सेल रेफरेंस होता है, वो क्या होता है। देखिए मैंने इसमें सेल का रेफरेंस दे दिया, तो मैं जैसे इसको ड्रैग करता हूं तो ये जो सेल रेफरेंस है वो इंक्रीज होने लगता है। देखिए होने लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल रेफरेंस होता है। इसका थोड़ा सा और एक एग्जांपल से हम समझेंगे। इसके बाद में जो आता है वो आता है एब्सोल्यूट। देखिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है निरपेक्ष सेल संदर्भ में किसी सेल की पंक्ति संख्या और कॉलम संख्या के नाम से पहले डॉलर लगाया जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से डॉलर लगा देते हैं। इस डॉलर को लगाने का आपके पास बहुत ही इजी स्टेप होता है। मान लीजिए मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, मेरे को मान लीजिए ये जो B4 है ना, इसको मेरे को यहाँ पे लिखना है। और अब देखिए मैं पहले ये लिख देता हूँ, तो इक्वल टू लगा देता हूँ और फिर B4 पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास B4 आ गई। ठीक है, तो
अब देखिए जो B4 आई है, जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखिए ये वापस B5, B6, B7 आ गई है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो ये मैं चाहता हूं कि ये नहीं आकर कुछ और आ जाए, या केवल B4 की जो वैल्यू है वही यहाँ पे सारों में आ जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है वो देखिए। तो ऐसा करने के लिए मैं इसको एडिट करता हूँ F2 प्रेस करके, और मैं यहाँ पे जस्ट F4 प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक बार F4 प्रेस करता हूँ तो इसमें देखिए दोनों के आगे डॉलर का साइन आ जाता है। मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैं जैसे इसको ड्रैग करता हूँ तो सारी की सारी जो सेल्स हैं उनमें जो वैल्यू है वो B4 में जो वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है, यानी कि ये अब नीचे जैसे इसको ड्रैग करते हैं वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये चीज होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो मैं आपको इसके फॉर्मूलेज भी बता देता हूँ। देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में मैंने जैसे ही इसको ड्रैग करता हूँ तो बिल्कुल भी ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए दोबारा बता देता हूँ। मैं जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो ये फिक्स वैल्यू जो है B4 की वैल्यू फिक्स हो जाती है और यहाँ पे ड्रैग हो जाती है। ओके, तो इसके बाद में आती है हमारी मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये जो डॉलर का साइन है या तो ये सबसे पहले लगा देते हैं या इनके बीच में लगा देते हैं। ठीक है, इससे जस्ट पहले डॉलर का साइन हम नहीं यूज करेंगे। तो मैं आपको इसका जो मिक्स्ड जो वैल्यू है उसको मैं आपको इसमें समझा देता हूं। ये देखिए मिक्स्ड वैल्यू। अब मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। हाँ, अब मान लीजिए ये जो मिक्स्ड वैल्यू है मेरे को इस सेल, ये जो सेल है यही मेरे को यहाँ पे लेनी है। तो पहले मैं इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ तो एक बार ये क्या, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आई है। दूसरी बार जब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास दूसरी बार जब मैंने F4 प्रेस किया है तो ये आ गई है मिक्स्ड सेल रेफरेंस की वैल्यू। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए अब इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैं एब्सोल्यूट जो वैल्यू है उसको मैंने एक बार लॉन्ग सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ आ जाए। तो देखिए इस तरफ क्या आता है, जरा ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए ये वैल्यू जो है वो चेंज ही नहीं हुई है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अगर आप इसको ड्रैग करके दूसरी सेल में ले जाएंगे तो ये वैसे चेंज नहीं होगी। जबकि जो मिक्स्ड वैल्यू है इसको मैं देखिए कुछ इस प्रकार से ड्रैग करता हूं। अभी तो ये 1 1 ही आ रही है, लेकिन मैं जैसे इसको सेकंड वाले कॉलम में लेके जाता हूं तो क्या आता है, देखिए यहां से यहां पे चेंज आ गया है। ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी = $C$4, लेकिन यहाँ पे आ गई है D वाला। तो D वाली D4 की सेल कौन सी है, ये रही। तो D4 की सेल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए मैं D4 की सेल में कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखना 5 करके मैंने एंटर किया तो ये देखिए D4 की जो वैल्यू है वो सारों में आ चुकी है और ये सारों में चेंज हो चुकी है। ओके, इसका एक अनदर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले रिलेटिव मैं आपको समझा चुका हूँ। एब्सोल्यूट अगर मेरे को आपको समझाना है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एब्सोल्यूट का एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक शीट बनानी है जिसमें मेरे को कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने इतने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं टोटल 100 मार्क्स में से। तो मुझे देखिए करना क्या है, मुझे करना है जब भी इनके परसेंटेज निकालते हैं तो 85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करते ही मेरे पास इनके परसेंटेज आ जाते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसको करके आपको बताता हूँ। तो मैंने इक्वल टू प्रेस किया,
फिर 85 डिवाइडेड बाई 100 मैंने किया और मैं इनटू 100 भी कर देता हूं, तो इस प्रकार से इसका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए 85% आ गया है। अब मेरे को एक्सेल का यही मेरे काम होता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ, तो देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। ये जो प्रॉब्लम आई है वो ये इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे हमने जो यूज किया था वो था, देखिए वो था हमारे रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज किया था। जैसे मैं रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज करता हूं तो ये जो सीरीज है वो लगातार बढ़ती जाती है। देखिए D3 से D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, इसके बाद में E1, E2, E3, E4 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे ये जो E1 है इसको E1 ही रखना है। तो या तो मैं हर बार इनमें एडिट करके E1 लिखूं इसको, या फिर मैं इसको क्या करता हूं, मैं अब की बार इसको एडिट करता हूं और एडिट में मैं क्या कर देता हूं, जो E1 है उस पर जाके मैं F4 प्रेस कर देता हूं। तो ये मेरी E1 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई है। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए क्या चमत्कार होता है वो देखिए आप नीचे, जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो ये सिंपली ये सारा का सारा काम इजीली हो गया है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, देखिए अब मेरे को इसका जो फॉर्मूला था इस सेकंड नंबर ऑप्शन में ये था कि 95 डिवाइडेड बाई 100। तो मैं चाहता था कि जो E1, ध्यान से सुनिए, E1 की जो सेल है वो चेंज नहीं हो, और लेकिन यहाँ वाली जो सेल्स है वो चेंज होती रही। तो मैंने क्या किया, जैसे इसको मैंने क्या किया, E1 को एब्सोल्यूट बना दिया। तो ये हर बार जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये E1 वाली है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। जब ये चेंज नहीं होती, लेकिन D3, D4, D5 और D6 यानी कि ये रही 85, 95, 65 और 70 ये चेंज हो चुकी है। अब ये फॉर्मूला एकदम सही लगा है और हमारा जो डिजायर्ड वैल्यू है वो निकल चुकी है। आशा करता हूँ ये आपको एब्सोल्यूट जो वैल्यूज हैं वो समझ में आई होगी। देखिए हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, इस वीडियो को जरा दोबारा देखिए और आप खुद अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा इस चीज का। ठीक है, इसके बाद में मैं आपके पास आता हूँ मिक्स्ड सेल रेफरेंस वाली चीज है उसको शो करने के लिए। तो देखिए जो मिक्स्ड सेल रेफरेंस है उसको मैं कैसे आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स टेबल बनानी थी मुझे, इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, पहले ये देखिए इस 10 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, मेरे को पहले करना है। फिर जस्ट नीचे मेरे को 20 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर 30 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर 40 को 1 से। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 1 है ना, 1 यानी क्या है, सेल नंबर B2। तो इस B2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर बार। यहाँ पे चेंज हो रहा है मेरे पास A3, A4, A5 ये तो चेंज होगा, और यहाँ पे केवल B2 ही रहना चाहिए। तो मैं इसको किस तरीके से करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये एब्सोल्यूट बन जाए। ठीक है, तो इसको मैं एब्सोल्यूट बना देता हूं। तो मैंने इसको एब्सोल्यूट बना दिया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करके ड्रैग करता हूं तो ये मेरे एकदम सही आ गए हैं। देखो 30 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो 30 आ गया, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 40 आ गया, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 50 आ गया। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसको पूरा ड्रैग करके ऐसा का ऐसा यहाँ पे पूरी शीट में हो जाए तो मैं इसको ड्रैग करके इस तरफ करता हूँ। लेकिन मेरे पास का क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए इसके अंदर की जो वैल्यू है वो B2 ही फिक्स है। ये प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे पास। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ,
मैं इसको, इस जो भी B2 है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। किस प्रकार से चेंज करता हूँ, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस की बजाय इसको मैं बना देता हूँ, देखिए मिक्स्ड रेफरेंस बना देता हूँ। तो मैंने F4 यहाँ पे प्रेस एक बार कर दिया है, एंटर कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अच्छा अब भी मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक आपको अलग से इसका जो मिक्स्ड जो सेल है उसका प्योरीफाइड रूप बता देता हूँ। तो देखिए आपको करना क्या होता है, करना आपको ये होता है कि आप किसी भी सेल के अंदर जब आपको ये ऐसी मैट्रिक्स टेबल बनानी हो तो आप हमेशा मिक्स्ड रेफरेंस सेल का यूज करेंगे। वो आप कैसे करते हैं, देखिए पहले जो डॉलर है, देखिए पहले यहाँ पे FA3 लिखा हुआ था केवल, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, F4 में कितनी बार प्रेस करता हूँ, देखिए 1 2 और 3, मैं 3 बार F4 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो डॉलर का साइन है वो आगे की तरफ आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा सिंपल B2 था, है ना। अब ये जो B2 है इसको मैं प्रेस करता हूँ 1 और 2, इसको मैं 2 बार प्रेस करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मेट होता है मिक्स्ड रेफरेंस सेल का, ठीक है। इसको जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास देखिए वैल्यू है। अब मैं इसको ड्रैग इस तरफ करता हूँ तो अब की बार देखिए कुछ बहुत ही बढ़िया निकल के आया है। ये मेरे जो मैट्रिक्स है वो एकदम आसानी से सॉल्व हो चुकी है बच्चों। देखिए 50 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं नीचे जाऊंगा, ये देखिए 200, 50 को 4 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं 120 ले लेता हूँ, 120 जैसे लेता हूँ तो 3 को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 120 आ रहा है। तो आपने देखा कि हमारी केवल जो मिक्स्ड रेफरेंस सेल होता है उसका बहुत ही अच्छा यूज हमारे मैट्रिक्स टेबल बनाने में भी काम आता है। ओके, तो ये थी आपके मिक्स्ड रेफरेंस सेल। इसको हम किसी पहले या तो डॉलर का साइन आगे लगा देते हैं, फिर हम बीच में लगा देते हैं, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। 7वां, और अब ये देखिए आगे के जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इजी है। 7th पॉइंट है डेटा को एडिट करना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए पहला क्या है, ड्यूरिंग एंट्री। देखिए ड्यूरिंग एंट्री जब भी हम एंट्री कर रहे होते हैं किसी सेल में तो हम बैक स्पेस प्रेस करके इस एंट्री को हम दोबारा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। अब मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही मेरे पास प्रॉब्लम आई तो मैंने तुरंत बैक स्पेस प्रेस करके जो गलत एंट्री थी उसको डिलीट कर दिया और एंटर दबा दिया, ठीक है। इसका दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आफ्टर एंट्री। अब देखिए जैसे ही मैंने एंट्री में अब कर चुका हूँ, अब मेरे पास अब इसको कैसे मैं सही करूं, तो इसको सही करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, F2 की प्रेस कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके इसको सही किया जा सकता है। तो मैं देखिए या तो इस पर डबल क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास कर्सर आ चुका है यहाँ पे और मैं वापस बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, और या फिर अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिए तो ये वापस यहाँ पे कर्सर आ चुका है ब्लिंक करता, और आप इसको वापस से अपडेट कर सकते हैं। ओके, अब आता है अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो देखिए अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, चेंज एंट्री, यानी कि एंट्री को पूरा चेंज कर सकते हैं आप। तो ये कैसे करेंगे, किसी भी सेल में अगर गलत एंट्री हो गई तो पूरी एंट्री को बदला जा सकता है। इसके लिए सेल पॉइंटर को उस सेल पे ले जाकर कीबोर्ड में नई एंट्री की जगह पुरानी, जैसे ही आप नई एंट्री टाइप करेंगे तो पुरानी एंट्री
डिलीट हो जाएगी खुद ब खुद। अब आपको देखिए फॉर एग्जांपल लग रहा है कि पूरी की पूरी एंट्री मेरे गलत है, तो मैं यहाँ पे मेरे को कुछ डिलीट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और सिंपल जो भी नई एंट्री है वो यहाँ पे लिख के एंट्री कर दूंगा। तो क्या होगा, पुरानी एंट्री खुद ब खुद डिलीट हो चुकी है। ओके, इसके बाद में देखिए हम एक और इसका प्रयोग कर सकते हैं कि एंट्री को ही डिलीट कर दिया जाए। वो हम किस तरह करेंगे, या तो डिलीट बटन प्रेस करके या माउस के राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट्स और डिलीट, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मेरे को मान लीजिए इसको मेरे को डिलीट करना है इस एंट्री को, तो मैं यहाँ तो डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी इस पे क्या कर देता हूँ, क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ। डिलीट से तो आपके सेल ही डिलीट हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जाके मैं क्लियर कंटेंट कर दूंगा, तो इस सेल के जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, देखिए इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है क्रिएटिंग सिंपल स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल। तो किसी भी MS एक्सेल में सिंपल स्प्रेडशीट बनाने के लिए अगर देखिए अगर आपने अभी तक MS एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम ये किस प्रकार से कर सकते हैं। स्टार्टिंग MS एक्सेल ये आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार ये करते हैं। ये स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं और इसके बाद में हम जाएंगे जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन है वो, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करते हैं, नई वर्कबुक खोलने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए या तो ऑफिस बटन में जाएं और न्यू पर क्लिक करिए। देखिए कैसे होगा, या तो ऑफिस बटन में जाके न्यू पर क्लिक कीजिए, ठीक है। या फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, मैं एक मिनट इसको हटा देता हूं। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कि ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें और नई वर्कबुक खुल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जैसे ही तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, देखिए कस्टमर क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू बटन दबाने पर भी नई वर्कबुक खुल जाती है। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल N प्रेस करने पर भी नई वर्कबुक खुल जाती है। तो देखिए ये किस प्रकार से होता है। ये देखिए यहाँ पे मेरे सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इस पे ये जो न्यू वाला बटन है इस पे देखिए कंट्रोल N में लिखा हुआ है। जैसे इसको प्रेस करता हूँ तो मेरे पास नई वर्कबुक ओपन हो गई है और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक नंबर 1, यानी खुल गई नई वर्कबुक। हम इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे कौन सी किस टाइप की आप वर्कबुक खोलना चाहते हैं। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके देखिए दूसरी वर्कबुक खुल चुकी है। इसका नाम आएगा बुक 2 नाम से आएगा ये, ठीक है। और आप कंट्रोल +N प्रेस करके भी नई वर्कबुक खोल सकते हैं। इसके बाद में आता है कोई भी जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक होती है जो ओपन की हुई है उसको हम कैसे उसको एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ऑफिस बटन में जाएंगे, ओपन पे प्रेस करेंगे, एंटर जो भी फाइल नेम है उसको एंटर करने पर ओपन पे जाके क्लिक करेंगे। या फिर क्या करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएंगे या कंट्रोल O प्रेस करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज ओपन हो जाएगी। और जो जिस भी हमें शीट को ओपन करना होता है उस पे हम जाके डबल क्लिक कर देंगे, उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल O हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, तब भी देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम किसी भी सेल को किसी भी एक्सेल की वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद ब खुद
करके देखिए। इसके बाद में आता है किसी भी वर्कबुक को सेव करना। तो सेव करने के लिए हम फाइल के अंदर जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में भी इसका सेव का ऑप्शन होता है। ये देखिए किस प्रकार से, ये देखिए ऑफिस बटन में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाती है। इसका दूसरा ऑप्शन होता है कि क्विक एक्सेस टूल बार पर भी सेव का ऑप्शन होता है। तीसरा इस पे देखिए सबसे ऊपर कोने में, ओके। इसके बाद में आता है जो कंट्रोल एस जो प्रेस करते हैं उसके कारण भी सेव हो जाता है। तो कंट्रोल एस जब आप प्रेस करेंगे तो भी ये चीज़ सेव हो गई है, ओके। इसके बाद में आता है किसी भी वर्कबुक को क्लोज करना। तो क्लोज करना के लिए बहुत ही इजी है, ऑफिस बटन में जाके क्लोज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफिस। ये देखिए मान लीजिए मुझे बुक नंबर 2 को क्लोज करना है, तो ऑफिस बटन पे जाके मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी जो बुक 2 है वो बंद हो चुकी है। अब मेरे पास केवल बुक 1 ही रही है। मैं इसको भी क्लोज करना चाहता हूँ अगर, तो मैं सिंपल जाके क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो इसके बाद में आती है ये ऑप्शन इसका शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल W से भी इसको किया जा सकता है। इसके बाद में आता है कि वर्कबुक को दूसरे नाम से सेव करना। इस जो दूसरे नाम से जो सेव करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, नए नाम से इसको सेव करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेव एज का उपयोग करते हैं। जैसे ही हम सेव एज पे जाएंगे, ऑफिस बटन में सेव एज पे जाएंगे, इसमें हम सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेल वर्कबुक। तो ये नए नाम से हम अपनी सेल को सेव कर पाते हैं। हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपने बनाई है उस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके यहाँ पे दूसरे इसको पेस्ट कर दीजिए, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन ठीक है आपके कोर्स में है तो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आता है सेव एज। सेव एज से क्या होता है कि दूसरे नाम से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आता है किसी भी वर्कबुक को रीनेम करना। तो देखिए रीनेम करने के लिए बहुत ही इजी ऑप्शन होता है। किसी भी वर्कबुक को हमें रीनेम करना होता है तो हम जैसे ही ओपन करेंगे, पहले इसको ऑफिस बटन में जाके ओपन करते हैं। ओपन में जाके कोई भी हमारे पास कोई सेल है उस पे जाके राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे, और जो भी हमें इसका नाम देना है वो रीनेम हो जाएगी, ओके। तो ये देखिए रीनेम हो चुकी है। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, रीनेमिंग हो गया। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी भी फाइल में जाकर, जहाँ पे भी फाइल सेव है, इसको जाकर रीनेम हम कर दें तो इससे भी रीनेम हो जाएगी। ये मेरे को आपको बताने की चीज़ें नहीं है, बट फिर भी अगर आपकी बुक के अंदर है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। इसके बाद में आता है एक्सेल को एग्जिट करना। तो इसमें क्या आता है, ऑफिस बटन पे जाइए और एग्जिट एक्सेल को चेक कीजिए। तो ऑफिस बटन पे मैं जा रहा हूँ और एग्जिट एक्सेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए बंद हो गया है, ओके। तो इस प्रकार से ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो के बारे में जानना है और सही से आपको सारी वीडियोस लाइन से देखनी है तो मेरे चैनल में जाइए और यहाँ पे वीडियोस के जस्ट पास में जो प्लेलिस्ट लगा हुआ है उसमें जाके देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अंदर ICTSM MS एक्सेल वाली जो भी प्लेलिस्ट है इसके अंदर जाइए। इसमें आपको पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आपको मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आ रहे हैं। तो मैं जो मेरी सारी वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में ही ऐड करूँगा, तो आप इसको इजीली वहाँ से देख पाएंगे। सो थैंक यू।